राजस्थान में मध्ययुगीन आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्थाओं के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि पूर्व में बताए गए उद्योग धंधों के अलावा हम देखते हैं कि कई तरह के और उद्योग धंधे, छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग धंधे थे, उनका भी हमें जिक्र मिलता है। गुलाब का इत्र और गुलाब जल कोटा और कोठारिया में तैयार किया जाता था। हल्दी का टी क्षेत्र, खमनोर क्षेत्र भी मेवाड़ में इसके लिए प्रसिद्ध रहा है। शराब महुए से करीब करीब सभी जगह तैयार करते थे। विशेष करके हम देखें कि आदिवासी अंचल में महुए की शराब का बहुत ही बड़ा प्रचलन था और इसका मतलब कि देसी शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता था और एक व्यवसाय के रूप में समुन्नत अवस्था में देखा जाता है, जो आज भी हमें किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित दिखता है। सवाई माधोपुर में खसखस का इत्र बनाया जाता था। ऋषभ देव के आसपास पोरवे के पत्थर और बर्तन और मूर्तियां बहुत बनती थी। कोटा की आतिशबाजी और उदयपुर का साबुन बड़ा प्रसिद्ध रहा है। प्रतापगढ़ में कांच पर नक्काशी का काम बड़ा सुंदर होता था। आज भी हम देखें कि प्रतापगढ़ में कांच की नक्काशी पर जो चांदी और सोने का जो कार्य किया जाता है, उस कला को कई राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और आज भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा मार्केट प्रतापगढ़ के कांच पर नक्काशी के काम का जो है वो हमें देखने को मिलता है। जालोर के घोड़े की काठियां और मालपुरा में बंदूक की खोलियां अच्छी बनाई जाती थी। इस तरह हम देखते हैं कि क्या समाज के अंदर जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं, उन सब का व्यवसाय जो है, उन सब का उत्पादन जो है, वो घरेलू स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और राजकीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उस वस्तु के रॉ मटेरियल की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। पारिश्रमिक की स्थिति, किसी भी उद्योग में लगे हुए श्रमिकों को जो पारिश्रमिक दिया जाता था तो वह नाम मात्र का होता था। उस समय की जमा खर्च की बहियों को देखने से पता लग जाता है कि एक साधारण शिल्पी को 4 आने से 6 आने दैनिक परिश्रम दिया जाता था। अच्छे शिल्पी को 6 से 8 आने दिए जाते थे। मिस्त्री का दैनिक परिश्रमिक 1 रुपया 2 आने के लगभग होता था। सुनार को या दर्जी को भी दैनिक काम के 6 आने लगभग दिए जाते थे। साधारण मजदूर को 2 आने और अच्छे मजदूर को 3 आने मिलते थे। समृद्ध परिवार के लोगों का राज्य के कार्यों से अनाज मिलता था, जो 6 छटांग से 14 छटांग तक अनाज काम में के एवज में दिया जाता था। काम समाप्त होने पर मुखियाओं को सिरोपाव और भेंट किए जाते थे, जो उस समय के उनके कर्म के सम्मान के सूचक हुआ करते थे। चौकीदार, बागवान, महतर को 2 से 3 रुपए मासिक वेतन मिलता था और हर छठे महीने उन्हें भेंट दी जाती थी। घरेलू नौकरनियों और प्रत्येक वर्ग के 2-4 तरह का अनाज दिया जाता था, जो 6 मन से 10 मन होता था। ट्रेवलनियर जो बाहरी विदेशी यात्रिता लिखता है कि सूरत से आगरा के लिए रक्षकों को 4 रुपए मासिक वेतन पर रखा जाता था। उच्च दर्जे के अधिकारियों का वेतन 12 रुपए से 30 रुपए तक होता था। इनमें लेखक, पोदार, कोतवाल, लेखेदार, मुनीम आदि राजकीय अधिकारी सम्मिलित होते थे। वस्तुओं के दाम, उनकी कीमत और उस समय की महंगाई की स्थिति, जिस प्रकार पारिश्रमिक की दर नीची थी, उसी प्रकार चीजों के दाम भी बहुत सस्ते हुआ करते थे। कोटा और जयपुर में जमा खर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 मन गेहूं के दाम 14 से 16 रुपए होते थे। 10 मन जौ की कीमत 9 से 10 रुपए होती थी। 1 मन दाल की कीमत 1 रुपया और 1 मन घी के दाम 25 से 20 रुपए होते थे। साधारण साड़ी की कीमत 2 रुपए और फूलदार साड़ी के दाम 3 रुपए तक हुआ करते थे। एक पगड़ी की कीमत 2 रुपए और 10 गज लंबी छींट की कीमत 2 रुपए होती थी। बढ़िया किनारीदार या कामदार साड़ी 12 रुपए की होती थी और 70 रुपए तक की उसकी सीमा होती थी। पगड़ी 12 से 19 रुपए में मिलती थी। कोटा की चूंदड़ी 9 रुपए और शाल 190 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक के वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार साधारण ऊंट की कीमत 12 से 35 रुपए, घोड़े की कीमत 5 से 25 रुपए, गाय की 2 से 5 रुपए, बैल की 12 से 27 रुपए कीमत हुआ करती थी। परंतु घोड़े, ऊंट और बैल 300 से 1500 रुपए में भी आते थे।
जो कि उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता था। मध्ययुगीन राजस्थान में दस्तकार तो बहुत थे और वे बहुत अच्छी वस्तुओं का निर्माण उत्पादन भी करते थे, परंतु खरीदने वालों की जो संख्या थी वह कम होने पर और साहूकार से भी काम लेने के कारण उन पर लाभ बहुत ही कम मिलता था। उन्हें कई बार बेकार काम करने के लिए जाना पड़ता था। कच्चे माल की कम पैदावार के जमाने में उन्हें निठल्ला बैठा रहना पड़ता था। वापस पैदावार होने पर ही वे अपने काम में लग सकते थे। अच्छी हालत तो उन दक्षकारों की थी जो राज्य के आश्रित थे, जिन्हें समय समय पर राजकीय सम्मान प्राप्त होता था। व्यापार और वाणिज्य। हम व्यवसाय और वाणिज्य का प्रचलन राजस्थान के क्षेत्रों में देखते हैं कि स्थानीय व्यापार छोटी छोटी गलियों में भी सभी चीजों को लेकर के था, जहां उत्पादक ही व्यापारी होता था और उसकी दुकान तथा घर एक प्रकार से एक ही स्थान पर होते थे। विशिष्ट चीजों के लिए विशिष्ट बाजार थे, जहां एक प्रकार की वस्तुएं कई व्यापारी बेचते थे और खरीदते थे। स्थानीय मंडियों का भी विकास हमें उस समय देखने को मिलता है। साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक और विशेष अवसर पर हाट लगाया जाता था। यह सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती थी। पुष्कर, परबतसर, राजनगर, नागौर आदि में विशेष रूप से पशुओं का मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग पशु खरीदने के लिए आते थे और बेचने के लिए भी आते थे। राज्य की ओर से व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था। उन्हें कई प्रकार के कर से मुक्त कर दिया गया जाता था। कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं के लिए अधिक मात्रा में माल खरीदा जाता था। ऐसे स्थानों में ऊन के लिए जैसलमेर और बीकानेर, रुई के लिए कोटा, अफीम के लिए प्रतापगढ़, जंगली काष्ठादिक के लिए दक्षिण पश्चिम राजस्थान प्रसिद्ध थे। कम तोलने और मिलावट करने के अपराध पर दंड दिया जाता था। मध्ययुगीन राजस्थान में आमतौर पर व्यापारी एक नैतिकता एक संतोषप्रद स्थिति में हमें देखने को मिलती है। उस समय नैतिकता का जीवन में स्थान था और उस नैतिकता के आधार पर ये सभी व्यवसाय किया करते थे। कपड़े, नमक, तंबाकू, अनाज आदि का राजस्थान में एक भाग से दूसरे भाग में लेना देना होता था। जैसलमेर, फलोदी, अजमेर, आमेर, मेड़ता, पाली आदि राजस्थानी मंडियां थी, जहां कुछ कर देने से इधर उधर से सामान आता जाता था। बंजारे और दलाल से व्यापार में बड़े सहायक होते थे। राजस्थान की केंद्रीय स्थिति भारत में अन्य भागों से व्यापारिक संबंध जोड़ने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। मध्य युग में उत्तरी और दक्षिणी भारत में वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। गुजरात, सिंध, मालवा, बुरहानपुर से आने वाले और जाने वाले माल के लिए अजमेर, नागौर, मेड़ता, चित्तौड़, बयाना, उमरकोट, मोरवाना तथा पाटन मंडियां थी। ये मंडियां बड़ी अलग अलग राज्यों को जोड़ने में बड़ी मददगार थी। मुगल दरबार में और सूबों में भी राजस्थान के माल की मांग थी। कई राज्यों में मुगल सूबों से माल जाता था। यहाँ के चमड़े का सामान, लकड़ी का सामान, बर्तन, घोड़े, ऊंट आदि मुगल दरबार में उपहार के रूप में भेजे जाते थे और खरीदे जाते थे। छुआरा, नारियल, सोना, हाथी, घोड़े, बढ़िया शराब, मखमल, सूखा मेवा, पर्दे, बुरहानपुरी कपड़ा, सारंगपुर की पगड़ियां, बनारसी साड़ियां, बूटेदारी गुजराती रेशम, कश्मीरी ऊनी सामान, औरंगाबादी कपड़े आदि की मांग भी थी। राजस्थान के नरेश बाहर से आने वाले व्यापारियों को कर में छूट देते थे। इसी कारण से हम देखते हैं कि ये इस तरह का जो बाहर के राज्यों का, जो प्रांतों का जो व्यापार था, वो भी राजस्थान में फला फूला। उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी सरकार द्वारा किया जाता था, शासन द्वारा किया जाता था। इन सुविधाओं के कारण यह कई व्यक्ति समृद्ध व्यापारी बन गए, जिनमें कई नाम आते हैं। उत्तम चंद शाह, सुजान, गुलाब, गेवीलाल, देवदत्त आदि प्रमुख हैं। कई स्थानीय व्यापारियों ने दक्षिण और उत्तरी भारतवर्ष के सूबों में अपनी दुकानें खोल दी, जिससे व्यापारिक प्रगति को बहुत ही लाभ पहुंचा। इतना होते हुए भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में व्यापारिक गति इतनी उन्नत नहीं थी, इतनी तीव्र नहीं थी, क्योंकि यह माल इकट्ठा करने की सुविधा तथा यातायात और सुरक्षित मार्गों का मध्यकाल में अभाव रहा था। इस सोशल लाइफ और मेडिवल राजस्थान में हमें देखने को मिलता है कि इस समय की जो असुविधाएं थी, उन असुविधाओं के कारण, यातायात की असुविधाएं, सड़कों की असुविधाएं के कारण राजस्थान में बाजारों की जो एक मंद गति है वो देखने को मिलती है। आर्थिक विकास के अभाव और विदेशी व्यापार की मात्रा में हमें कमी देखने को मिलती है। व्यापारिक मार्ग
और यात्रा के विभिन्न मार्ग। प्राचीन शिलालेखों में प्रमाणित होता है कि जैसलमेर, आहट, जालोर, मेड़ता, बाड़मेर, जूना आदि नगर ऐसे मार्गों पर थे जहां राजस्थान की कई मंडियां नगरों एवं मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, प्रयाग, आगरा, दिल्ली आदि प्रांतों को मिलाते थे। तुर्कों और मुगलों के आने से नए सूबों का महत्व बढ़ने लगा और नई नई मंडियां स्थापित होने लगी। अकबरनामा में आगरा से अहमदाबाद जाने के कई मार्ग थे। एक मार्ग फतेहपुर, सांगानेर, अजमेर और नागौर होकर जाता था और एक दूसरा नागौर से, एक रास्ता जालोर होकर जाता था, दूसरा सिरोही से उदयपुर और ईडर डूंगरपुर से गुजरात जाया जाता था। विलियम फ्रेंच ने चित्तौड़ से होते हुए अहमदाबाद जाने के मार्ग का भी उल्लेख किया है। आगरा जाने के लिए भी सांभर, मांडल और अजमेर मार्ग पड़ते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ग्वालियर से लेकर के मालवा के मार्ग का भी उल्लेख हमें इस समय देखने को मिलता है। एक मार्ग चंबल के किनारे से होकर के भी था, एक मार्ग मालवा से होते हुए मेवाड़ द्वारा भी था। आगरा से मांडू होते हुए मेड़ता, चित्तौड़, गागरोन और उज्जैन मार्ग में पड़ते थे। इस तरह हम देखते हैं कि उस समय के कई मार्गों का हमें वर्णन मिलता है। ये मार्ग जो थे वे व्यापार के कारण विकसित हुए थे और इन मार्गों से व्यापार को सुरक्षित भी माना जाता था। इसके साथ साथ हम देखें कि मुद्रा को लेकर के कई तरह की मुद्राओं का प्रचलन हमें उस समय देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से द्रमार्ग, द्रबाष्ट, विंशक, अर्धविंशक, रूपक, टक्का, सोने चांदी और तांबे के होने के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृत पिंगल के अनुसार 1 टके का तोल 4 माशा होता था। महाराणा कुंभ के समय में चौकोर और गोल आकार की सुवर्ण मुद्राएं चलती थी। तांबे के भी सिक्के उस समय में देखे गए हैं, जिनमें एक तरफ कुंभकर्ण और दूसरी ओर कुंभलमेर और श्री एकलिंग उत्कीर्ण किया रहता था। मुसलमानों के संपर्क के कारण तुर्ककालीन, मुगलकालीन सिक्कों को राजस्थान में व्यवहार में लाया जाने लगा था। इन सिक्कों को फिरोजी, आलमशाही, शालमशाही, नौरंगशाही और अकबरी सिक्के कहते थे, जिनमें चांदी अधिक होती थी और मिलावट का अनुपात कम होता था। तांबे के पैसों को फदिया, ढींगला, डब्बूशाही आदि नामों से जाना जाता था। गुमानशाही और चलनी मुद्राओं का प्रयोग भी कोटा में देखने को मिलता है। कुचामनी, चित्तौड़ी, जाड़शाही, अखेशाही, चांदोड़ी, मीरखानी, शिवशाही आदि कई प्रकार के सिक्कों का वर्णन जो है हमें उस समय मुद्रा के रूप में देखने को मिलता है। इसमें चांदी के अनुपात के में मिलावट दशमांश या पंचमांश हुआ करती थी। इन सिक्कों को राजस्थान में सभी जगह से लिया जाता था, परंतु चांदी के भाव के अतिरिक्त बट्टा काट लिया जाता था। यह बट्टा काटने की जो प्रथा है ये हमें शुरू से देखने को मिलती है। आदान प्रदान में गति लाने के लिए गांवों, कस्बों और नगरों में साहूकार हुआ करते थे, जो सिक्कों की जांच किया करते थे और बट्टा काटा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए कृषकों को बीज की आवश्यकता के अनुसार उन्हें कर्ज दिया जाता था इन साहूकारों के द्वारा, और राज्य को संकट के समय भी ये साहूकार सहायता किया करते थे। ऐसे कई साहूकारों का जिक्र आता है, जैसे सेठ खुशाल चंद्र 1806 में उस समय के आर्थिक संकट को उबारने में उसने सहायता की थी। ऐसी सभी रियासतों में ब्याज पर कर्ज लेकर साहूकार का निर्णय किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपयों की सुविधा के लिए हुंडी के द्वारा मुद्रा भेज दी जाती थी। तो इस तरह हमें वहाँ उस समय की हुंडी प्रथा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि हुंडी के माध्यम से उस समय पैसे का आदान प्रदान होता था, और हुंडी एक व्यापार को सुगम बनाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम थी, और इस हुंडी के द्वारा ही व्यापार को आगे बढ़ाया जाता था। इस हुंडी प्रथा के हमें कई उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इस समय मध्यकालीन राजस्थान में कई अकाल की स्थितियां, जैसा कि पहले जिक्र किया है, हर 3-4 साल में के अंदर एक प्राकृतिक आपदा का पुनरावर्तन होता आया था। इस कारण से राजस्थान में हम देखें कि अकाल की एक परंपरा सी थी, और इस अकाल के कारण यहाँ के जनमानस को, यहाँ के जनजीवन को, यहाँ की आर्थिक स्थितियों को, यहाँ के व्यापार को, यहाँ की कृषि को बहुत ही घाटा होता था। लेकिन इस प्राकृतिक मजबूरी के कारण, इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण हम देखें कि इस विकास में बाधा पहुंची थी।
घास और पानी के भागों में भी हमें इस तरह की प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलते हैं। बदायूं ने लिखा है कि बयाना किले के घेरे के समय भयंकर अकाल के कारण सहस्त्रों मनुष्य और पशु मर गए। यह ऐसा समय था जब मनुष्य मनुष्य को खा जाता था। मरते समय इंसान के होठों में रोटी रोटी का शब्द मात्र सुनाई देता था। कुछ समसामयिक साधनों 1613 ईस्वी के अजमेर के दुष्काल का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में व्यापी दुष्काल 1747 ईस्वी में पड़ा, जब पानी और अनाज के अभाव में जीवन यापन करना कठिन हो गया था। विक्रम संवत 1853 का त्रिपन्या अकाल बड़ा घातक सिद्ध हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समय में दानी लोग सदाव्रत और प्याऊ का प्रबंध कर जन और पशुधन की रक्षा किया करते थे। राजा महाराजा भी अन्नाश्रय का तालाब या महलों के निर्माण में आयोजनों के द्वारा इनके कष्ट निवारण में लगे रहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि अकाल की स्थितियों में राजस्थान को बहुत ही ज्यादा अकाल का सामना करना पड़ा था, और उन स्थितियों में हम देखें कि सरकार शासन के द्वारा और बहुत से साहूकारों के द्वारा जो है उस अकाल को निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रबंध भी किए जाते थे। इस तरह हम देखें कि राजस्थान में मध्ययुगीन आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी, और उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो भी हमें मिलीजुली इस रूप में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि राजस्थान में मध्ययुगीन आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। उसका कारण हम देखें कि सबसे बड़ी जो क्षति उसको पहुंचाई है वो अकालों ने पहुंचाई थी और पानी की कमी ने पहुंचाई थी। इस तरह हम देखें कि फिर भी एक संघर्ष धर्म जीवन जो है वो चाहे व्यापारियों का हो, मजदूरों का हो, कृषकों का हो, वो हमें देखने को मिलता है। और संघर्ष के करते हुए यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास सभी प्रकार के कारीगरों ने, सभी प्रकार के मजदूरों ने किया है। धन्यवाद।